वेलकम क्लास 12th। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नेक्स्ट पार्ट यानी चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो देखा है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अब तक देखा है। अब जो स्टार्ट हो रहा है वो चीज़ हो रही है कैपेसिटेंस से रिलेटेड। तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो बातें अब स्टार्ट होगी, है ना, वो बातें अब जो है सो हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। और इससे पहले मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी, हालांकि बहुत सारी बात हम जो है सो बीच बीच में बताते रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, जरा देखें, पोलराइजेशन ये थोड़ा सा हम लोग देखें। डाइलेक्ट्रिक क्या, व्हाट वाज द डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक के विषय हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डाइलेक्ट्रिक वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अफेक्ट कर सके, उसके थ्रू कंडक्शन तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को क्या कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है। उसको अपन लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम तो जाने कि डाइलेक्ट्रिक्स होते कितने प्रकार के। तो पहले दो तरह के होते हैं। पहला होता है पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को कहेंगे हैज़ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इट्स ओन। मतलब एक एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। नेट डाइपोल मोमेंट 0, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल 0। क्या मतलब हुआ? अच्छा, दोनों ही डाइलेक्ट्रिक है। एक पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी डाइलेक्ट्रिक होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी डाइलेक्ट्रिक होंगे। अब समझने की जरूरत होगी कि कैसे पोलर मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक तो समझ में आ जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कैसे करेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो, कौन कौन सा पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट हो? नेट डाइपोल मोमेंट होने का कहानी क्या बन सकती है? तो जरा सा हम देखें। सबसे पहला और सिंपल एग्जाम्पल होता है H2O का। H2O जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं एज वाटर। तो H2O की बात करते हैं। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन कंबाइंड करता है, जिसकी वजह से H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और इसमें ये हेयर पिन शेप होता है। इसका जो शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ H2O इज हेयर पिन शेप्ड, है ना। हेयर पिन शेप्ड होता है ना, वो जो लगाते हैं क्लिप वगैरह, उस टाइप का शेप होता है इसका। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है। होता क्या है कि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियली निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप कर जाता है और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है इस HO बॉन्ड में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर। फिर यहाँ पर H और O बॉन्ड के अंदर पार्शियली निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप कर गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप कर गया। अब देखिए ये डाइपोल है कहाँ पर, एक्चुअल में डाइपोल है कहाँ पर? एक तो ये भी कह सकते हैं इसको, एक तो ये भी कह सकते हैं, खैर जो भी हो। तो इस पॉजिटिव का सेंटर क्या होगा? इस पॉजिटिव का, ये जो पॉजिटिव है इसका सेंटर कहीं पर इन दोनों के बीच में होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा HO बॉन्ड के अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर, वो हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस साइड में हो जाएगा, तो इधर डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव का सेंटर बन गया और नेगेटिव ये हो गया, तो यहाँ नेगेटिव का सेंटर बन गया। अब ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ पर एक नेट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन गया एक डाइपोल।
मतलब रिजल्टेंट डाइपोल ये होगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट डाइपोल ये होगा, उसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए इसका सेंटर हो तो ये इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर हो तो ये इसका डाइपोल मोमेंट है। इन दोनों वेक्टर का सम जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। वेक्टर सम ऑफ टू डाइपोल मोमेंट ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेंटर से भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द टू डाइपोल, इस पी वेक्टर और इस पी वेक्टर का डाइपोल मोमेंट इस रिजल्टेंट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। या फिर HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो यूजुअली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि O2 हो जाएगा, वो नॉन पोलर H है ना, O2 हो जाएगा, या जो भी है N2 हो जाएगा, या H2 हो जाएगा, जो कुछ भी है, जो क्या हैं, एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एलिमेंट के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो नॉन पोलर हो जाएंगे। काहे कि मान लीजिए O2 बनता है, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव यही उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव यही है, तो ऐसे सिचुएशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेंटर में चला जाएगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पे चला जाएगा, तो किसी पर भी पार्शियली पॉजिटिव या किसी पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होगा, जिस वजह से इसका जो है सो है ना पोलराइजेशन मान चार्ज शिफ्ट ही नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या सिर्फ एलिमेंट्स में ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलेगा? नहीं। आप जरा सा आ जाइए CO2 पर। CO2 लीनियर स्ट्रक्चर होता है CO2 का, करेक्ट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इस पर मान लीजिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी कहानी होगी कि यहाँ नेगेटिव डेवलप किया, यहाँ नेगेटिव किया, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो दोनों नेगेटिव का सेंटर यहाँ आएगा, दोनों पॉजिटिव का भी सेंटर क्या होगा, यहीं आएगा। माने यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव का सेंटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव का सेंटर भी यहाँ आ जाएगा। माने सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। अब जरा दूसरे कॉन्सेप्ट से देखिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका इधर होगा, इस CO बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो आप जरा देखिए, दोनों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे में इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अगर आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको यहाँ पर बतलाया, ठीक है जी, है ना। तो यहाँ पर बतलाया। अब हम लोग चलें और देखें कि किस तरीके से कोई भी मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है जी। चलिए देखा जाए। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसकी जरा प्रॉपर्टी समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा तो इसमें रैंडम ओरिएंटेशन होगा, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर। मॉलिक्यूल्स जो है कुछ इस तरीके से, प्लस इधर माइनस इधर, फिर किसी का प्लस इधर माइनस इधर, किसी का ऐसा प्लस इधर माइनस इधर, किसी का इस टाइप से प्लस इधर माइनस इधर, किसी का इस टाइप से प्लस इधर माइनस इधर, कोई है ना प्लस माइनस थोड़ा सा रैंडम कर देते हैं, है ना। इस टाइप से रैंडम ओरिएंटेशन होता है ना। रैंडम ओरिएंटेशन करने का मतलब कि इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इसका इधर, तो इसका इधर डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ। इस टाइप का ओरिएंटेशन होता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, 0 होगा। ओके,
लेकिन जब यहाँ पर E ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही इस पर हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब E नॉट ज़ीरो होगा तो ये सारे के सारे क्या होंगे, लाइंड अप हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा भैया, इस टाइप का अलाइनमेंट इनका हो जाएगा, है ना, इस टाइप का अलाइनमेंट इनका हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। और अलाइन होने के बाद ठीक क्या होगा, इफेक्टिवली इस तरफ एक इफेक्टिवली हम कह रहे हैं, नॉट रियली, एक प्लस चार्ज, है ना, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में वर्चुअल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कह सकते हैं, वर्चुअली होता है। मेन मुद्दा क्या होता है कि जैसे देखिए, कोई भी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ में इस एक्सियल पोजीशन में उसका कोई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है ना। इस साइड में का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है ना, किधर होगा, इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका माइनस इफेक्टिव हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, है ना। और ये इस साइड में प्लस इफेक्टिव होगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। और जो भी हो, इसके जो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब का सब इस डायरेक्शन में होगा। अब सिचुएशन क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल है ना, अब इसमें एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यहाँ होगा, है ना, इधर होगा कहीं पर आसपास में, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है कि इस डायरेक्शन में हो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सकता है। तो एक्सियल पोजीशन वाला माने दूसरा कोई है तो उसका हो सकता है कि इधर हो जाए, है ना, हो सकता है कि इधर हो जाए, है ना, हो सकता है कि इधर हो जाए, तो हो सकता है नहीं होगा भी, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, इसका भी क्या होगा, इसका इधर, इसका इधर, तो ऐसे सिचुएशन में आपका एक्सियल पोजीशन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो आपके कैंसिल हो जाते हैं, मतलब कि एक्सियल पोजीशन वाला इफेक्टिव नहीं रहता है। रहता कौन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन। सब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनका इक्वेटोरियल पोजीशन का डायरेक्शन सेम, हर जगह इनका डायरेक्शन क्या रहता है, सेम होता है। तो सब जगह इनका डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या होगा कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिवर्स डायरेक्शन में क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है और पोलराइजेशन के कारण इस डायरेक्शन में रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेवलप करेगा। और ऐसे सिचुएशन में जो इफेक्टिवली ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, ई माइनस ई पी हो जाएगा। दैट मीन्स कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो ये बात हम कर रहे थे किसकी, ये बात कर रहे थे हम लोग किसकी, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, जो कि अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट के कारण इसका इफेक्टिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से ये क्या होगा कि इनका यहाँ का फील्ड रिड्यूस कर जाएगा। ये फील्ड जैसे ही डाइलेक्ट्रिक हम डालते हैं या कोई पोलर मॉलिक्यूल्स हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो इफेक्टिवली ये इसका फील्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, है ना। तो फील्ड इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है पोलराइजेशन के कारण, इनका जो क्या पोलराइजेशन नहीं कहे, अलाइनमेंट के कारण, ठीक है जी। तो अलाइनमेंट के कारण इनका जो है सब ये होगा। अब कहानी कहाँ है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स तो ठीक है, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के विषय में क्या होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो एक ही जगह पर होता है, तो इसमें तो कुछ होता नहीं है ना। इसके पोल्स तो बनेंगे नहीं, जहाँ प्लस है वहीं माइनस है, तो यहाँ तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो रहता है ना। नॉन पोलर के लिए चलिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सिचुएशन ऐसी होगी, लेकिन जैसे ही ये हम लोग है ना ऐसा बना कर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई होगा
तो ये हर एक मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन के कारण बाहर और नेगेटिव अंदर की तरफ, है ना। ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा कि हर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड पोलराइजेशन के कारण, है ना, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, वो पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करने लगेगा। ये बात कुछ इस तरीके की है जिस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो, या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उसके डोमेन्स क्या होते हैं, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड अप हो जाता है। तो कुछ यही बात होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के कारण, जिसमें मॉलिक्यूल्स पहले ये तो अनपोलराइज स्टेट में है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये पोलराइज होकर के अलाइंड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड अप हो जाता है। अलाइंड अप होने के बाद ये भी अपना एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई इसका इंड्यूस हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इसका हो रहा है। और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस EP, फ़र्क दोनों में ये है कि ऑटोमेटिकली खुद से अलाइंड हो जाता है, इसमें पोलराइज करने की जरूरत नहीं, पहले से पोलराइज्ड है। और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पोलराइज हो जाता है, पोलराइज हो करके तब ये अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, अलाइंड अप हो जाता है। और अलाइंड अप होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन के लिए इसका एक रिलेशन है, P प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, प्रोपोर्शनल जाता है। और P की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट चाई E कैपिटल E। एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये X नहीं है भैया, इसको चाई कहते हैं, CHI चाई कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो ये है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, पता नहीं टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का पता नहीं स्पेलिंग कितना सही लिख पाए नहीं लिख पाए हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए मोटा मोटी हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक की वो प्रॉपर्टी को समझा जिसके कारण कैसे हमारा डाइलेक्ट्रिक जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पर अप्लाई हो रहा है उसके कारण ही अलाइंड अप होता है। अलाइंड अप होकर के उसी को क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है। यानी कि अगर यदि कहीं पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है और कहीं डाइलेक्ट्रिक है और सेम स्ट्रेंथ का अगर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है तो होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी रिड्यूस कर जाएगी इफेक्टिवली, जिसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करता है तो पोटेंशियल भी रिड्यूस कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रिडक्शन के कारण हमारा पोटेंशियल भी रिड्यूस कर जाता है, करेक्ट है ना। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा कम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा। ओके, कहे क्यों हो जाएगा भैया, E इजकल टू डी बाई डी एक्स होता है ना, तो डी इजकल टू ई डी एक्स होगा, तो E रिड्यूस करेगा तो डी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ये भी कम हो जाता है, ये भी हमारा घट जाएगा, है ना। तो जब हम इसको जब लार्ज स्केल में जब इसको लेके चलेंगे 0 to V 0 to V 0 to X, तो जब E घट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को क्या किया, देखा है ना। अब आगे हम लोग चले जरा कैपेसिटेंस पर। चलिए, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक्स है क्या, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ओके, अब इसको समझने के लिए अभी तक तो जो भी टॉपिक्स था वो समझाने के लिए उसको आपने नोट किया है या नहीं किया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन अब इसके बाद से जो भी होगा वो हम लोग क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर,
किस मामले की कैपेसिटी? टू होल्ड चार्ज। टू होल्ड चार्ज, चार्ज होल्ड कितना कर सकता है? कोई भी जैसे बर्तन है, यूटेंसिल है, तो उसके अंदर आप कितना पानी रख सकते हैं या कितना कोई लिक्विड डाल सकते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है कि 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर। उसी तरीके से कोई भी कंडक्टर कितना क्या कर सकता है? चार्ज को होल्ड कर सकता है। इसी बात को हम उसके कैपेसिटी से जानते हैं। पहले बात हम कंडक्टर की करते हैं, है ना, डिवाइस पर हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है जी। तो कंडक्टर के केस में अगर हम लोग जाते हैं तो कैसे हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, कैसे उसके कैपेसिटी को डिफाइन कर पाएंगे? इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से कि अगर यदि आपका 2 अंधा कुआं है ना, और ये समझ में नहीं आ रहा है, लेट सपोज 2 अंधा कुआं है, ये ज़मीन है, इसमें होल बना हुआ है, इसमें होल बना हुआ है, ठीक है, और ऐसा पार्टीशन मान के चलिए, ठीक, 2 अंधा कुआं, और मेरे को पता नहीं कि किसके कैपेसिटी ज़्यादा और किसका कैपेसिटी कम है। कैसे हम पता कर सकते हैं, है ना? ये गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये नहीं पता है कि अंदर क्या है, हम अंदर जा भी नहीं सकते। क्या उपाय हो सकता है? उपाय ये हो सकता है कि लेट सपोज एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया जाए, 5 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, कुछ भी, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया जाए। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड ले करके दोनों के अंदर डाल दें, उतना ही इसमें डाले, उतना ही इसमें डाले, ठीक है। लेट सपोज आपने एक फिक्स्ड अमाउंट 10 लीटर ले लिया हो, या 1 ही लीटर लिया हो, या 5 ही लीटर, जो भी हो, फिक्स्ड अमाउंट दोनों में सेम डालना है। क्या उम्मीद करते हैं? जिसका कैपेसिटी कम हमको वर्चुअली दिख रहा है, अगर इसमें 5 लीटर डालेंगे तो यहाँ तक आएगा, इसमें 5 लीटर डालेंगे तो यहाँ तक आएगा, और एक रॉड डाला जाए तो पता चलेगा कि इसका लेवल यहाँ तक राइज कर गया, इसका लेवल यहीं तक राइज किया। तो जिसमें लेस राइज इन लेवल रहा होगा उसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, करेक्ट, ओके। दूसरी बात, इसमें पानी अमाउंट ज़्यादा दी, माने जितना अमाउंट दिया जाएगा उसके कंपैरिजन में राइज इन लेवल जिसमें कम होगा उसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा। अगर ऐसे हिसाब से सोचें तो अमाउंट बटे माने राइज इन लेवल, राइज इन लेवल, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेवल ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं कैपेसिटी को, अमाउंट डिवाइडेड व्हाट, राइज इन लेवल। तो जिसका कम होगा उसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा, है ना। ठीक इसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है और 2 कंडक्टर, अलग अलग कंडक्टर है, किसका कैपेसिटी ज़्यादा है, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू इसको भी दिया जाए, क्यू इसको भी दिया जाए, है ना, और तब ये देखा जाए कि राइज इन लेवल किसमें कम हुआ है। राइज इन लेवल जिसमें कम होगा उसका कैपेसिटी ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी मान V1 तक हुआ, इसका कैपेसिटी V2 तक हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें Q बाई V1 मैंने कम हुआ राइज, यानी V1 अगर ये है तो ज़्यादा हो जाएगा Q बाई V2 से, यानी कैपेसिटी ऑफ 1 बड़ा हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ 2 से, ठीक है। तो समझने की बात तो ये है, लेकिन डिफाइन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को कुछ दूसरे तरीके से करेंगे, है ना। मेन मुद्दा यहाँ समझने की बात वहाँ है ना, लेकिन इसको डिफाइन करने का अपना जो तरीका होगा वो अलग होगा, ठीक है। क्या होगा अलग? वो अलग होगा ये कि इसे ये लिखना भी है, द राइज इन potential of any conductor is directly proportional to the amount of charge given to it,
गिवन टू इट। या एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर राइजेज विथ इंक्रीजमेंट इन चार्ज। एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the present charge on it, ठीक है। यानी Q प्रोपोर्शनल V, Q प्रोपोर्शनल V, V प्रोपोर्शनल Q कहिए, Q प्रोपोर्शनल V कहिए, ठीक है जी। ओके, दिस इम्प्लाइज कि हम लोग Q इक्वल टू अभी कॉन्स्टेंट ले V, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड it is known as capacity of conductor। चूंकि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ेगा, ओके, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगा, है ना, कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसमें राइजिंग पोटेंशियल कम होगा। फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन इफ द कैपेसिटी इज ग्रेटर राइज इन पोटेंशियल विल बी लेस। ये बात हम लोग यहाँ चर्चा कर चुके हैं। समझने का तरीका वो, रिप्रेजेंट करने का तरीका, लिखने का तरीका ये हो जाता है। थोड़ा सा फिजिक्स में हम लोग बातों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग था। आप उतना समझने के बाद आप सोच सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रेजेंट चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C लेंगे। अब अलग अलग कंडक्टर में ये पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। किस बात पर डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करेगा इस बात पर कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। ज़्यादा कैपेसिटी होगा तो राइजिंग पोटेंशियल कम होगा, और कम कैपेसिटी है तो राइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब जरा सा इसको डिफाइन कर लीजिए कि C की वैल्यू कितनी है। तो C इक्वल टू हो जाएगा कितना? Q/V। C इक्वल टू हो जाएगा कितना? Q/V। तो C की वैल्यू हमारी Q/V हो जाएगी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम Q की वैल्यू को 1 कूलाम्ब लें, V की वैल्यू को 1 वोल्ट लें, है ना, 1 वोल्ट ले, ये मान कर चले कि अगर ऐसा कंडक्टर है जिसमें 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज देने से इसमें राइजिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट का होता है, तो ऐसे में इसकी कैपेसिटी को कंसिडर किया जाए 1 फराड। कितना? 1 फराड। तो 1 फराड किसको कहेंगे भैया? 1 फराड किसको कहेंगे? तो 1 फराड कहेंगे हम उस कंडक्टर की कैपेसिटी ली जाएगी 1F जिसको कहते हैं, जिसमें 1 कूलाम्ब चार्ज देने से 1 वोल्ट का राइजिंग पोटेंशियल अपने को देखने को मिले। ठीक है जी। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर की, ठीक है ना, या कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, है ना जी। अब एक बात तो यहाँ पर हम लोग समझ लें, मैं यही बता दूँ, 1 फराड बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस में μF का इस्तेमाल करते हैं। 1 μF का मतलब हो जाता है माइक्रो फराड, माने 10⁻⁻⁶ फराड। करेक्ट। तो जो भी हम लोग को कोई एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको माइक्रो फराड में। ठीक है। चलिए, इसको तो नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग चलिए, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस को देखें और तब जाकर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा जाए। ठीक है। चलिए, एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। क्या हो सकता है जरा सा समझिए। कंडक्टर, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को देखने से पहले, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस को देखने के लिए से पहले
मान लीजिए एक स्फेयर है, आर रेडियस का होगा, ठीक है। इस पर चार्ज हमने दिया है या दिया जा रहा है, क्या इसकी कैपेसिटी बन लीजिए, मान लीजिए क्यू चार्ज दिया गया, तो इसमें राइज इन पोटेंशियल भी जो आएगा, है ना, पहले कोई चार्ज नहीं रहा होगा, भी जो आएगा वो आ जाएगा, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर, उसका रेडियस हो जाएगा। अगर हम लोग क्यू बाई भी निकाले, यहीं से निकालिए, भी को इधर ले आइए, सबको ले आइए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू बाई भी, तो कैपेसिटी इसका हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही 900 होता है सी, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको एक अलग सिचुएशन में हम आए, लोग आए और सेम को के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले एक मीडियम के अंदर डाल दे, वही आर रेडियस इसका भी है, ठीक है। तो अब जरा सा देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब क्यू बाई भी की वैल्यू लिखिएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ठीक है, और क्यू बाई यानी सी, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू के। तो अगर इसको सी डैश कह ले रहे हैं, और तो ये वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, सी है, तो सी डैश इजकल टू के सी, मतलब के टाइम से, और के जो है हमेशा से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एक या एक से ज़्यादा ही होता है। एक तो वैक्यूम का होता है, एयर का होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ डाल दिया तो क्या देखने को मिलता है, देखने को ये मिलता है कि द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज बाई के टाइम्स, उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, के टाइम से हमारी इंक्रीज कर जा रही है ना। तो लिख सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज बाय के टाइम्स, के टाइम से हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई किसी कंडक्टर के कैपेसिटी को बढ़ाने की। क्या और कोई तरीका है कि हम बिना ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज को बिना बढ़ाए, क्या ऐसा संभव है कि हम लोग किसी कंडक्टर के कैपेसिटी को बढ़ा दे? कोई तरीका और है? करेक्ट है ना, कि कुछ तरीका ऐसा सोचे जिसे कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। चलिए अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस पर आ रहे हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात हम कर ही दे रहे हैं। कैपेसिटर क्या हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? चलिए एक प्लेट लेते हैं, इसको कुछ बैटरी के टर्मिनल से, जो पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। कोई ये प्लेट है, इस पर आपने चार्ज दिया, ठीक, ओके। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डाल दिया, चलिए वो भी ठीक है, कुछ उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया होगा। अब क्या होगा? अब मान लीजिए इसके करीब में दूसरा प्लेट ले आइए, वो काफ़ी करीब, ये तो थोड़ा सा डिस्टेंस हम फिगर बनाने के लिहाज से दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, इसके इनर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, सेम डेंसिटी का। अब ये सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इस साइड नहीं रहेगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, है ना, इंड्यूस। निगेटिव चार्ज इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण माइनस इधर अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव इधर अपीयर हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव इधर अपीयर हो जाएगा, ओके। चलिए पूरा का चार्ज नहीं भी आया, कम सम भी आया होगा, या जो आया होगा, या जो कुछ भी हुआ होगा, है ना, जो कुछ भी हुआ होगा। अब इस प्लेट पर चर्चा हम लोग कम करते हैं। तो ये सिचुएशन क्या बन रही होगी? ये सिचुएशन ये बन रही होगी, अब जरा सा गौर कीजिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 10 वोल्ट का राइजिंग पोटेंशियल हुआ कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज देने पर, यानी कि जो इसने सेल से लिया होगा, इस माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर का पोटेंशियल डिक्रीजमेंट -8 का हुआ होगा। तो ये थोड़ा ही दूर है, तो इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल +7 हो गया होगा। तो 10 - 8 + 7, तो मिला जुला करके 9 वोल्ट।
तो जो पहले 10 वोल्ट था ज़्यादा से ज़्यादा घटा तो कितना 9 वोल्ट का, मतलब अच्छा खासा डिक्रीजमेंट नहीं हुआ होगा। तो क्यों ना ऐसा करें हम लोग, है ना। अरे ये सेल से जुड़े हैं यार, अर्थ दिखा दिए हम, है ना, सेल से जुड़ा हुआ है। आप इसको अर्थ कीजिए, ठीक है। चलिए आप अगर ऐसा करते हैं कि जो ये दूसरा प्लेट हम लोग लिया था इसको अर्थ कर दिया जाए, तो इनर प्लेट का जो निगेटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसके साथ इंटैक्ट है, क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है। लेकिन ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो फ्लो डाउन हो जाएगा अर्थ में, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन चलाएगा यहाँ पर, है ना, आकर के न्यूट्रलाइज होगा। तो अब जरा सा ये कहानी देखिए, तो अब तो ये +7 जो कर रहा था आउटर प्लेट पे वो ना कर पाएगा। तो अब राइज इन पोटेंशियल कितना का, मात्र 2 वोल्ट का, मात्र 2 वोल्ट का। यानी कहने का मतलब कि जो राइज इन पोटेंशियल पहले हो रहा था 10 वोल्ट का, अगर कोई अर्थ प्लेट को उसके करीब सटाए नहीं, उसके करीब लाए और उसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक भी डाल दे, है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक भी डाल दे, तो ऐसा करने से पहले तो डाइलेक्ट्रिक आपने डाला जिसके कारण कैपेसिटी के टाइम से बढ़ जाएगी, उसके बाद ये निगेटिव प्लेट आपने लाया तो निगेटिव प्लेट आने के कारण क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव अर्थ प्लेट, मैंने एक अर्थ प्लेट को लाया जिसके कारण निगेटिव इंड्यूस हुआ, निगेटिव इंड्यूस हुआ, जितना डेंसिटी यहाँ रहा होगा पॉजिटिव का उतना ही डेंसिटी यहाँ निगेटिव पे रहा होगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इफेक्टिवली इस प्लेट का राइज इन पोटेंशियल काफ़ी रिड्यूस कर जाएगा। तो अब हम लोग और भी चार्जेस को क्या कर सकते थे, दे सकते थे। पॉसिबल होता है कि 10 वोल्ट देने के बाद इसके हम लोग पोटेंशियल राइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं राइज कर पाते, तो दिक्कत ये होती कि अब जो ज़्यादा चार्ज देते तो वो चार्ज एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लो डाउन हो जाता। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी बकेट की कैपेसिटी मान लीजिए 10 लीटर की, 10 लीटर से एक बूंद भी ज़्यादा पानी देंगे वो बकेट से बाहर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये यहाँ पर से चार्ज बाहर कैसे आता है, तो उस समझ लीजिए एक टर्म होता है जिसको कहते हैं हम लोग, वो क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं भैया, वो कहते हैं आयोनाइजिंग पोटेंशियल, आयोनाइजिंग पोटेंशियल। अगर एटमॉस्फेयर का जो आयनाइजिंग पोटेंशियल तक ये पहुंच गया तो एटमॉस्फेयर को आयनाइज करना चालू कर देगा, मतलब एटमॉस्फेयर को आयन में कन्वर्ट करने लगेगा। तो जब एटमॉस्फेयर को आयन में कन्वर्ट करने लगेगा मतलब कि एटमॉस्फेयर से वो निगेटिव चार्ज लेना चालू कर देगा और उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना चालू करेगा। तो जब अब ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन लेना चालू करेगा तो अब क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव चार्ज देंगे वो एटमॉस्फेयर से नेगेटिव चार्ज लेकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एटमॉस्फेयर पॉजिटिवली चार्ज होना चालू हो जाएगा, यानी और वो रिपेल होकर के दूर चला जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास आएगा। वो जब एक्सेस चार्ज आप दीजिएगा उससे फिर क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन देकर खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ से लीक होने लगेगा पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो किसी भी जहाँ पर भी आपने रखा है क्या कंडक्टर, उसको जब आप चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज दे रहे हैं तो वो उस एटमॉस्फेयर के जिस सराउंडिंग है, सराउंडिंग के आयनाइजिंग पोटेंशियल तक ही उसको हम राइज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर उसको हम राइज कर देंगे तो कोरोना डिस्चार्ज चालू हो जाएगा। नाम है उसका कोरोना, वो बीमारी वाला कोरोना मत समझ लीजिएगा, है ना। कोरोना डिस्चार्ज चालू हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर आयनाइज होने लगेगा, आयनाइजिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। अब चले लगे यहाँ जब बात यहाँ तक आ गई है तो एक बात ये भी बता दे कि जैसे आप थंडरबोल्ट क्या है, वो जो बादल वगैरह जो बनता है बरसात के दिन में तो उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण उसमें चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है। तो चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है जिसके कारण वहाँ का क्या होता है, पोटेंशियल राइज करने लगता है। किसका, बादल में, है ना। तो बादल में जब पोटेंशियल राइज होने लगता है और उस समय एटमॉस्फेयर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर भी आ जाता है ना, मॉइस्चर भी आ जाता है। तो होता क्या है कि जब हाई पोटेंशियल पहुंचता है तो वो एयर को, वो मॉइस्चर को आयोनाइज करना स्टार्ट करता है और जैसे एक बार आयोनाइज करना स्टार्ट किया वो वहाँ से आयंस जो है थ्रू मॉइस्चर सीधे किधर भागेगा, वो कुछ देर के लिए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्शन चालू हो जाए, वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं उसको।
उस स्टेट को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा और वो क्या होगा, कंडक्टर की आयनाइजिंग पोटेंशियल तक पहुंचा, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। और जैसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा उसके थ्रू चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा और वहाँ से जो है सो एक्सट्रीम हाई वोल्टेज पर, है ना, आयन फ्लो करेगा और फ्लो करके ज़मीन के अंदर गिरेगा। जहाँ जिसके ऊपर गिरा वो उसका कहानी तमाम हो जाएगा, है ना। एक साथ अचानक से होता है ना, फट जाना, जैसे बर्तन फट जाता है, फट करके पूरा पानी निकल जाता है, उसी तरह से वहाँ से चार्ज फटता है, एकदम सीधे आकर के ज़मीन के अंदर घुस जाता है ना। तो ये कहानी बनती है थंडरबोल्ट का। तो आयनाइजिंग पोटेंशियल से ऊपर आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर हम नहीं चाहते हैं कि आयनाइजिंग पोटेंशियल तक पोटेंशियल ज़्यादा राइज ना हो, तो पोटेंशियल को कंट्रोल रखने के लिए एक प्लेट, अर्थ प्लेट को उसके करीब में रख देंगे तो उसके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा और चार्ज हम लोग रख सकते हैं। इसी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस से बने किसी इक्विपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर इज एन डिवाइस इन विच capacitor is device which is based on the principle of capacitance, and it is an arrangement in which without changing the physical shape and size of the conductor, the capacity of that conductor can be increased। एक डिवाइस बना देता है। इसको कंडेंसर भी कहते हैं, आपके घर के अंदर होगा कैपेसिटर, और इट इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसर। कंडेंसर के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। पंखे वगैरह में लगा रहता है कंडेंसर, हर चीज़ में लगा रहता है ना। तो ए डिवाइस विच कैन कंटेन कंडेंस चार्ज, संघनित आवेशों को धारण करके रखने की जो क्षमता होती है ऐसी जैसी युक्ति में, उसको हम लोग संधारित्र कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हों तो ये सब सुन ले, है ना, कंडेंसर कहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर को भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक डेरिवेशन हम लोग देख लें, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फटाक दे आज के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंडेंसर जो लिखना है लिखिए। इसमें क्या होता है, आइदर रेक्टेंगुलर और व्हाट, सर्कुलर, दो प्लेट्स होते हैं ए बी, हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, सेम होती है, ठीक। ओके, ये किसी सेल से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, और ये क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, ये अर्थ रहेगा, ठीक है। A and B, two parallel plates, ठीक। चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन देम। A connected to cell and B earth, बी जो है सो अर्थ किया हुआ है, अर्थ, ठीक। बी को अर्थ किया हुआ है, ओके। चार्ज डेंसिटी होता कितना, Q अपॉन ए। लेट ए बी द एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों एक ही आइडेंटिकल लिए हुए हैं, दोनों का सरफेस एरिया एक ही लिया जा रहा है। चलिए, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एग्री और नॉट एग्री मैं बता चुका हूँ, है ना, पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, है ना। ये बाहर की आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी 0, यहाँ भी क्या 0, अंदर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द राइज इन पोटेंशियल ऑफ वी ए, राइज इन पोटेंशियल ऑफ वी ए कितना होगा, ए का राइज इन पोटेंशियल कितना मान के चलेंगे। तो देखिए, भी राइज इन पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट, बी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में होगा कितना, जरा गौर कीजिएगा।
जब यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आप चलेंगे तो बाहर का वर्क डन 0 रहेगा, जो भी वर्क डन होगा वो अंदर होगा, है ना, जो भी वर्क डन होगा वो अंदर होगा। टी मान लीजिए डी इसका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव की बात करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप देखें जब बाहर से लेकर के अंदर तक यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक होगा, बी प्लेट से ए प्लेट तक, बी प्लेट से ए प्लेट तक। तो बी प्लेट से ए प्लेट तक अगर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना चाहते हैं तो इसको सीधे सीधे कहने लीजिए कि बी ए माइनस बी बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही तो होगा, यही तो होगा, वी ए माइनस बी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी, इसको डेल वी समझिए, तो ई डी एक्स, ई डी एक्स डी वी डेल वी इजकल टू ई डेल एक्स, यही होता है ना। तो ई और डेल एक्स का मतलब यहाँ डी हो जाएगा, ई इंटू डी, ई इंटू डी हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो राइज इन पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी, दैट इज ई डी। ओके, तो ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है जी, है ना। और सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, तो क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, दैट इज द व्हाट, राइज इन पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कह लीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा। सी की बात करते हैं तो ये Q अपॉन वी नहीं लिखेंगे, यहाँ वी ए माइनस वी बी ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, कहीं पर कंफ्यूज मत होइएगा वी ए माइनस वी बी क्यों लिखा जाता है। बट द डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज द राइज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो सी क्यू वी ए माइनस वी बी का मतलब क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्यू डी तो नीचे आया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, क्यू क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, हो गया। इफ filled by dielectric medium of dielectric constant की, अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसके अंदर हम लोग फिलअप कर देते हैं तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाएगा, अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया भी, करेक्ट। और ये के तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो सी डैश इजकल टू के सी। देखिए सीधी सी बात है, चाहे कंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, है ना, कंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, जहाँ आपने डायलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर डाला, के टाइम्स उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये बात को गांठ बांध के रखिए, वट एवर द सिचुएशन में भी, कोई भी सिचुएशन होगा ये इसको बढ़ना ही बढ़ना है। तो चलिए यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा, और वीडियो लेंथ भी अच्छा खासा जो है सो आपका 48-50 मिनट को टच करने जा रहा है ना। तो अब हम लोग कल जो है सो इस पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कई एक चीज़ जो है सो इससे देखेंगे, कुछ और कंडीशन में भी हम लोग इसको देखेंगे, है ना। तो इसको तो नोट डाउन कर ही लीजिए, और तब फिर कल हम लोग इसको देखने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।